तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई कहानी, नया किस्सा लेके अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही खूंखार किस्म के कंट्रैक्ट किलर की। किसी गैंग के साथ जुड़ के कत्ल करना, गैंग के साथ कार्रवाई करनी, गैंग वार्स करना, वो अपने आप में कुछ और काम होता है। लेकिन इंडिपेंडेंटली पैसा लेके, सौदा करके, रेट फिक्स करके किसी को मारना, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई इनह्यूमन एक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि इस किस्म के मरने मारने के पीछे कोई वजह नहीं होती है। आपकी उस शख्स से कोई दुश्मनी नहीं है, उस आदमी ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, उस आदमी की आपसे किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, उसकी शक्ल आपने कभी देखी नहीं है। उस आदमी को क्यों मरवाया जा रहा है, गलत मरवाया जा रहा है, जो सही मरवाया जा रहा है, वो आपको पता नहीं। लेकिन आप सिर्फ कुछ चंद लाख या करोड़ रुपया लेके आज के ज़माने में किसी आदमी को जाके मार देते हो, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। इसीलिए मैं इन लोगों को बड़े ख़तरनाक और खूंखार किस्म के क्रिमिनल मानता हूँ। उन क्रिमिनल में से एक शख्स का नाम है बच्ची पांडे। बच्ची पांडे सुभाष सिंह ठाकुर के साथ शुरू से जुड़ा हुआ मुंबई का रहने वाला एक यंग लड़का था। उस ज़माने में ये 4-5 लोगों की बड़ी तकड़ी टोली थी जिन्होंने हिंदुस्तान भर में इन्होंने जाके मर्डर किए और छुपा खेली की गेम खेली पुलिस के साथ, लोगों के साथ। भाई ठाकुर का, सुभाष सिंह ठाकुर का किस्सा मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। भाई ठाकुर का किस्सा आपने सुना। आज हम बात करेंगे बच्ची पांडे की। आने वाले दिनों में इनका जो तीसरा साथी था गिरकापट्टी, उसके साथ एक चौथा आदमी था बाबा गैब्रियल। तो इन लोगों की एक एक करके सुभाष सिंह ठाकुर गैंग के जो उसके साथ जुड़े हुए कंट्रैक्ट किलर थे, उनके किस्से कहानियाँ आपको आने वाले दिनों में सुनाऊंगा। लेकिन बीच में मैं एक छोटी सी आपको एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ। बहुत सारे नहीं, कुछ चंद लोग बार बार उसी नाम से ये मैसेज करते हैं कि आप बम्बई की जो टोपोग्राफी बताते हो कि कौन सी गली किधर जाती है, कौन सी सड़क कहाँ जाती है, कहाँ मंदिर है, कहाँ गुरुद्वारा है, वो मत बताया कीजिए, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं उन दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मित्रों, सुनने वाले सबको, कि बम्बई में हमारी जो चैनल आपकी सबकी मेरी है, इसके सिर्फ 5% लोग जो हैं, श्रोते जो व्यूअर्स हैं, वो बम्बई से हैं या महाराष्ट्र से हैं। बाकी के 95% जो हैं वो हिंदुस्तान और दुनिया के बाकी देशों से हैं, हिंदुस्तान के बाकी सूबों से हैं, बाकी शहरों से हैं। पंजाब से हैं, हरियाणा से, यूपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद, कर्नाटक, तकरीबन हर स्टेट में हमारे सैकड़ों सुनने वाले। और उसी तरह से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन रशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब देशों में हमारे सुनने वाले बैठे हैं, जो रोज़ रात को 8 बजे बेचारे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं कि आज नया किस्सा, नया एपिसोड सुनना है। उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता कि मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ, जगह कैसी है, वहाँ से आना मुश्किल है कि जाना मुश्किल है। खैर, तो मैं उस डिटेल में आज नहीं पढ़ूँगा उन लोगों को, ताकि कहानी पूरी तरह अच्छी तरह समझा सके। इसलिए मैं उन जगह का, उन सड़कों का, उस एरिए का, टोपोग्राफी का जिक्र करता हूँ। तो प्लीज़ आगे से ऐसे मैसेज मत भेजिया कीजिए जिनमें आपका भी समय बर्बाद होता है और मेरा भी होता है। ये एक मेरी मजबूरी है कि मुझे कहानी के साथ साथ उसकी जो सोशल रेलेवेंस है, समाज पे, सोसाइटी पे उसका असर क्या पड़ता है, आने वाली जनरेशन पे उसका असर क्या पड़ता है, हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या कहता है, हमारी पुलिस क्या कहती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या कहता है, तो ये सब बातें क्राइम के साथ जुड़ी होती हैं। इनको आप अलग करके नहीं देख सकते। सो प्लीज़ बियर विद मी। जैसे हमारे किस्से चलते हैं, उनको चलने दीजिए और सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। सो बैक टू पांडे जी।
मुंबई में एक इलाका है जोगेश्वरी। ये जोगेश्वरी वही इलाका है जहाँ से जो सबसे बड़ा डॉन दुबई में मारा गया शेट्टी, उसके बाद मुन्ना झिंगड़ा और बहुत से मतलब दर्जनों लोग जो हैं वो शरद शेट्टी की तरह अंधेरी जोगेश्वरी ईस्ट से निकले और गैंगस्टर बने। तो वो एक फर्टाइल ग्राउंड है जहाँ से एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, आगे की आगे क्रिमिनल निकलते रहते हैं, कोई किसी गैंग के साथ, कोई किसी गैंग के साथ। तो उसी इलाके का ये एक यंग लड़का बच्ची पांडे उसी इलाके में पैदा हुआ और इसके बाप और माँ छोटा मोटा धंधा वगैरह करते थे। तो ये कहीं ना कहीं फिसल गया ज़िंदगी में और चला गया बंदूक और कंट्रैक्ट किलिंग की लाइन में। जैसे हर आदमी शुरू में कोशिश करता है कि किसी ना किसी गैंग के साथ अटैचमेंट हो जाए, लेकिन जब गैंग की मजबूरियां, गैंग का अपना जो इनका डिसिप्लिन होता है, वहाँ पे जो हायरार्की होती है, वो शायद इसको पसंद नहीं आई, क्योंकि इसकी दोस्ती जिस शख्स के साथ हुई, सुभाष सिंह ठाकुर के साथ, सुभाष सिंह ठाकुर किसी के नीचे काम करने को कभी तैयार नहीं था। वो इंडिपेंडेंट काम करने में ज़्यादा महारत रखता था। उसमें उसको दो फायदे होते थे। एक तो एक जगह पे क्राइम किया, अपना पैसा लिया, उसके बाद वहाँ से गोल होकर दूसरी स्टेट में चले जाओ, वहाँ से काम किया, गोल हो जाओ, तीसरी स्टेट में चले जाओ। एक तो उनका जो आगे जो फील्ड ऑफ एक्शन जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और जैसे जैसे आप ज़्यादा क्राइम करते हो आपका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जितने बड़े काम करोगे उतना बड़ा रेट मिलेगा, और आगे जो आपने एक्सटॉर्शन करनी है, किसी की प्रोटेक्शन मनी मांगनी है, तो आपके वो क्राइम में उस स्टैचर के बराबर के पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आप कुछ खूंखार हरकतें करोगे। तो ये इनका जो गैंग बना, जिसमें मैंने नाम लिए बच्ची पांडे, सुभाष सिंह ठाकुर और साथ में बाबा गैब्रियल और श्याम किशोर ग्रिकापट्टी। तो ये बड़े शातिर किस्म के लोग थे। तकरीबन सुभाष सिंह ठाकुर भी एक हिसाब से भले उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन उसकी जो कर्म पृष्ठभूमि रही है वो बेसिकली मुंबई ही रही है। तो इस तरह से जो लोगों ने एक एक करके जो छोटे लेवल से काम करने शुरू किए, बड़े लेवल पे कैसे पहुँचे, वो मामला 1990 में पहली बार सबसे पहले सामने आया। वो था उल्हासनगर, एक एरिया है मुंबई के नज़दीक, वहाँ पे सिंधी कॉलोनी का वो बहुत बड़ा सिटी है। 1947 की पार्टीशन के बाद जो बहुत बड़ा एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कैंप बना था, रिफ्यूजी कैंप, वो उल्हासनगर में बना था, और हैदराबाद सिंध से आए हुए लोग हज़ारों की गिनती में उल्हासनगर में सेटल हुए थे, और वहीं पे उनका एक अपना शहर बस गया। तो उल्हासनगर के जितने एमएलए, कारपोरेटर, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, होटल वाले, दुकानदार, ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, वो तकरीबन उनमें से 90% लोग जो हैं वो सिंधी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और उसी सिंधी कम्युनिटी का एक लीडर बना पप्पू कलानी। पहले उसका बाप दुनीचंद कलानी लीडर था, उसके बाद पप्पू कलानी ने बागडोर संभाली, और पप्पू कलानी लीडर होने के साथ साथ अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी था। दर्जनों केस उसके ऊपर चले उसकी ज़िंदगी के, आधी ज़िंदगी उसको जेल में काटनी पड़ी, और एक दो बार तो वो जो इलेक्शन जीता कारपोरेटर की, जब आदमी एमएलए की, वो जेल में बैठ के जीता। तो वो एक सफ़ेद पोश किस्म का क्रिमिनल, खुद भी काम कर लेता था और दूसरों से भी करवाता था, और साथ साथ उसको जो पॉलिटिकल पैटर्नेज मिलती रही, उससे उसको काफ़ी बेनिफिट भी हुआ अपने 2 नंबर के धंधे चलाने के लिए। तो 2 नंबर के धंधे आपको पता है मुंबई में क्या होते हैं, वही जुए के अड्डे, शराब के अड्डे, और प्रोटेक्शन मनी, और इस किस्म के, या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सुलझाने, प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट करना, और जो सरकारी तंत्र मंत्र है उसका यूज़ मिस यूज़ करना। जो कॉरपोरेशन होती है, म्यूनसिपैलिटी कमेटी या कॉरपोरेशन, उसके ठेके लेके आगे काम करने। तो इस किस्म की जो नाजायज़ काम होते हैं उनसे पैसा कमाना, ये अंडरवर्ल्ड का मेन आमदन का साधन है। तो पप्पू कलानी ने भी वही काम करने शुरू किए जो वसई विरार में भाई ठाकुर करता था। मुंबई में
दाऊद इब्राहिम का गैंग, द छोटा राजन का गैंग, अरुण गवली ये करते थे। तो इन अ वे ही वाज अनडिस्प्यूटेड लॉर्ड गैंग ऑफ उल्हासनगर, पप्पू कलानी। तो उनकी दुश्मनी होती है एक इलेक्शन के दौरान घनश्याम भतीजा के साथ। भतीजा एक सरनेम है सिद्धी कम्युनिटी में। तो उसने कोई नकली वोटिंग करते हुए, जाली वोटिंग करते हुए पप्पू कलानी के हक में उसने कुछ आदमी पकड़े और वहाँ से उनकी दुश्मनी होती है और उसी रात घनश्याम भतीजा का कत्ल करवा दिया जाता है। और एक दिन में 12 घंटे में जो हायर्ड किलर ढूंढे जाते हैं उनमें सुभाष सिंह ठाकर के ये 3 आदमी होते हैं। उनमें मेन बच्ची पांडे, दूसरा बाबा गैब्रियल, तीसरा क्रिका पट्टी। ये तीनों आदमियों ने पप्पू कलानी के कहने पे घनश्याम भतीजा का दिन दिहाड़े उल्हासनगर में मर्डर किया। और उसके बाद वो लड़ाई बहुत लंबी चली। उसके भाई का भी मर्डर हुआ, उसके एक भतीजा के भतीजे का भी मर्डर हुआ। और उसके बाद एक बहुत लंबी लड़ी चली जिसमें पप्पू कलानी गिरता चला गया और दर्जनों केस के ऊपर चलने लगे, टाडा के केस दूसरे। तो उसी केस में इन चारों को 1990 की बात है ये, 1990 में जो मर्डर हुआ उसमें इन चारों को, पप्पू कलानी और ये तीनों, बच्ची पांडे और इसके 2 साथी, चारों को उम्र कैद की सज़ा कोर्ट ने सुनाई। वो केस पहले टाडा के सेक्शंस के नीचे पूना में चल रहा था और बाद में स्पेशल टाडा कोर्ट जो पूना में थी उसने टाडा चार्जेस हटा दिए और केस को सेशन कोर्ट में चलने के ऑर्डर दिए। वो सेशन कोर्ट थी वो उल्हासनगर को कल्याण डिस्ट्रिक्ट पड़ती थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। तो वहाँ से इनका केस चला और वो जज का नाम भी मुझे याद है, मिस्टर बापट उनका नाम था शायद। तो उस जज ने ये इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई चारों लोगों को। उसमें बंद होने के बाद पकड़ा नहीं गया काफ़ी देर, और लेकिन नाम बहुत हो गया कि पप्पू कलानी जैसे शातिर आदमी को इस ऐसे लोगों की मदद लेनी पड़ी जिन्होंने इतनी जल्दी और इतनी सफाई से इतना बड़ा काम कर दिया और उल्हासनगर के एक बड़े आदमी को उसके घर में जाके मार दिया। तो इनका जो नाम बढ़ा उससे इनको काम और मिलने शुरू हुए। लेकिन जो इनको सबसे बड़ा जो एक ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं वो जो मिली वो जे कांड जब हुआ, जब क्रिमिनल लोगों ने जे हॉस्पिटल में जाके अरुण गवली के लोगों को जो वहाँ पे इंजर्ड थे, हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे, उनको बड़ी डेरिंग रेड में मारा। वो कांड क्यों हुआ वो समझने की छोटी सी बात है, मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। किस्सा मैं ऑलरेडी आपको जे कांड पूरा सुना चुका हूँ। जे हॉस्पिटल पे हमला एक दुश्मनी पूरी करने के लिए लिया गया था। दुश्मनी क्या थी कि अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े ज़माने के ख़तरनाक सरगना दाऊद इब्राहिम के बहनोई को उसकी बहन हसीना आपा के हस्बैंड को अरुण गवली के लोगों ने मारा था। और वो जिन लोगों ने मारा था वो हॉस्पिटल में थे। उनको लोकल लोगों ने जहाँ पे दाऊद इब्राहिम के जीजा की हत्या होती है उस इलाके के लोगों ने उनको पकड़ के बुरी तरह पीटा था और वो चोटें आई थी उनकी वजह से इनको जे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। अब दाऊद इब्राहिम के बारे में आपको मालूम है कि वो जब बदला लेता है तो बहुत ज़बरदस्त बदला लेता है। उसका जो स्ट्राइकिंग पावर है वो कई गुना ज़्यादा करता है। वो एक अपने दुश्मनों के दिल में दहशत का माहौल बनाने के लिए, ताकि आगे से उसके साथ पंगा लेने के लिए कोई जो दूसरे गैंग दुश्मन हैं वो 10 बार सोचें। ये बात एक बातचीत में मुझे दाऊद ने कही भी थी कि मैं पहल कभी नहीं करता, लेकिन जब जवाब देता हूँ तो ऐसा देता हूँ कि आगे अटैक करने के लिए दुश्मन सोचे। खैर, तो उस अपने बहनोई की मौत का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने जिन लोगों को हायर किया, अपने गैंग के किसी बंदे से काम नहीं करवाया, जिन लोगों को भाड़े पे ये काम दिया, सुपारी दी गई, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो शख्स फिर वही थे जिनका इस्तेमाल
पप्पू कलानी ने किया था। वही सुभाष सिंह ठाकुर, वो कॉन्ट्रैक्ट भी सुभाष सिंह ठाकुर को दिया गया था, लेकिन ठाकुर खुद नहीं गया, उसने अपने बंदे भेज दिए थे, वो कहीं और बिजी होगा। खैर, तो ये तीनों लोग थे जो भाई ठाकुर के, सुभाष सिंह ठाकुर के खास आदमी, बच्ची पांडे, गरिकापट्टी और बाबा गैब्रियल, ये और भी 4-5 लोग जिनके नाम पूरी वो चार्जशीट में हैं। कुछ उनमें लोग कई 1-2 मर भी गए, उनमें से पुलिस एनकाउंटर में, गैंग रिवेलरी में। तो इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इन लोगों ने जे हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पे आधी रात को जाके वो अटैक किया और छोटा और अरुण गवली के उन लोगों को मारा। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे 2 पुलिस वाले जो गार्ड थे वो भी इस हमले में मारे गए। तो ये इतना डेयरिंग इंसिडेंट था। मुंबई में पहली बार किसी हॉस्पिटल में इतना बड़ा अटैक हुआ, उससे इन लोगों का नाम जो था, वो जैसे कहते हैं ना पायदान होती है क्राइम की, जैसे किसी बड़े कंपटीशन में फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, उनको मेडल मिलते हैं, उसी तरह अंडरवर्ल्ड की भी अपनी पायदान होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर वाली पायदान पे सुभाष सिंह ठाकुर गैंग का नंबर पहले नंबर पे आ गया। और उसके बाद कितने बड़े बड़े काम उनको मिले, क्योंकि लोगों को ये लगा कि जिन लोगों से दाऊद इब्राहिम को काम करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है, वो लोग कितने शातिर होंगे, कितना पक्का काम करेंगे, उनकी एक रिलायबिलिटी, उनकी एक स्ट्राइकिंग पावर, वो काफ़ी लोगों को जो क्राइम से ताल्लुक़ रखते हैं उनको वो बातें अच्छी लगती हैं, हमें और आपको भले बुरी लगती हैं। लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, इनका रेट बढ़ गया, इनकी कमाई का साधन बढ़ गया और कमाई के मौके बढ़े। उसके बाद इनको बेंगलौर में एक बहुत बड़े सरगना थे, उनको मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, गोवा में काम मिले, कलकत्ता में भी ये काम करके आए, दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट मिले, इसी तरह यूपी में काम मिले। तो इनका उस नाम से सुभाष सिंह ठाकुर के नाम का सिक्का चलने लगा कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पे। और सुभाष सिंह ठाकुर और बच्ची पांडे इतने चालाक लोग थे कि ये भले दाऊद के ज़्यादा काम किए इन्होंने, लेकिन दूसरे गैंग वालों से भी दुश्मनी नहीं रखते थे पर्सनल लेवल पे। और मुश्किल में इनके काम वो लोग आते रहे हैं समय समय पे। कभी ये लोग छोटा राजन को मिल लेते थे और कभी मजबूरी में किसी मुश्किल में शर्म भाई ठाकरे के पास भी ले लेते थे, और कभी नेपाल जाके मिर्ज़ा बेग के पास भी जाके शरण ले लेते थे। और यूपी में जो समय का सबसे बड़ा बदमाश था ब्रजेश सिंह, उसके पास भी जाके शरण ले लेते थे। तो ये इनका एक इतना बड़ा नेटवर्क बना पूरे हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। और इसीलिए जब सुभाष सिंह ठाकुर कहता है कि मैंने 400 से ज़्यादा खून किए, तो कोई बड़ी बात नहीं लगती, मैंने उस एपिसोड में भी कहा था। तो खैर उसके चलते चलते उस केस के बाद बच्ची पांडे पकड़ा जाता है, 8 साल जेल में रहता है। उसके बाद पैरोल से भाग जाता है, वापस पैरोल से नहीं जाता है। भागने के बाद 8 साल ये आदमी गोवा में नाम बदल के एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करके एक छोटे से गांव में जाके गोवा में 8 साल छुप के रहता है। देखिए किसी को पता नहीं चला, काम धंधे भी छोड़ दिए। और उसके बाद सुभाष सिंह ठाकुर जेल में गया तो उसको वैसे भी गैंग थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा, गरिकापट्टी भी थोड़ा शांत हो गया। और इनके साथ एक और आदमी जुड़ा था थोड़ी देर के लिए, अली बुदेश, वो बहरीन का रहने वाला था, हिंदुस्तान में कोई पढ़ाई वगैरह करने आया था। उसकी माँ शायद हिंदुस्तान की थी तो उसको हिंदी उर्दू बोलनी आती थी। वो उस बात का फ़ायदा उठा के वो बहरीन में बैठ के कभी बम्बई से आता था, यहाँ से भी फ़ोन करके धमकियाँ दे के वो एक मनी एक्सटॉर्ट करता था सुभाष सिंह ठाकरे के लिए। और आज भी उसके जो लोग हैं बाहर बैठे हैं, वो भले खुद जेल में हो, उसके बाहर के लोग आज भी रेगुलरली हर महीने अपने अपने तरीके से पैसा फंड इकट्ठा करके सुभाष सिंह ठाकुर को भेजते हैं, जो अपना आज भी जेल में दरबार लगा के चलता है। जब निकलता है कोर्ट पेशी के लिए या किसी और काम के लिए, जो हॉस्पिटल जाने के लिए, तो आज भी 10-12 गाड़ियों का काफिला उसके साथ चलता है।
दाढ़ी मूछ बढ़ा के, बाल बढ़ा के, पगड़ी नमा सर बांध के वो बाबा जी बना हुआ है और लोगों के फैसले जेल में करता है। तो ये हमारा सिस्टम है, समझ में नहीं आती कि अगर आदमी को जेल में भेजा ही है तो वही काम अगर जेल में करने हैं तो फिर जेल में मत भेजो उसको, घर में बैठा दो, घर में बैठ के वही काम करता रहेगा जेल में जो करता है। तो खैर वो अपना एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, फिर किसी एपिसोड में उसका जिक्र करेंगे। तो वहाँ से इस आदमी ने एक और इसका बहुत एक बार जब ये जे शूटआउट केस में इसको जब पकड़ा गया था तो एक बार किला कोर्ट से इसको वापस पेशी के बाद किला कोर्ट, जिसको एस्प्लेनेड कोर्ट भी कहते हैं, वही कोर्ट जहाँ पे बड़ा राजन का मर्डर चंद्रशेखर सफालगा ने किया था, वही कोर्ट जो हमारे प्रेस क्लब और मुंबई मराठी पत्रकार संघ के सामने है, आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस में। तो उसी जेल में इसकी पेशी थी, उसी कोर्ट में इसकी पेशी थी। वहाँ से पुलिस की वैन में इसको अर्थ रोड जेल लेके जाना था और ये आदमी ने पैसे वैसे दे के उसमें 8 लोगों की एस्कॉर्ट थी, 8 पुलिस वाले थे, एक सब इंस्पेक्टर था, एक केएसआई था, 2 हवलदार थे, बाकी कांस्टेबल और उसमें एक लेडी कांस्टेबल भी थी। वो पता नहीं क्या कर रही थी उस एस्कॉर्ट में, वो जेल की जो एस्कॉर्ट पुलिस होती है। तो ये लोग वहाँ से किला कोर्ट से निकल के बजाय जेल जाने के जहाँ इसको ड्रॉप करना था, वो वहाँ से सीधा महालक्ष्मी के पास जाते हैं। एक टेंपल है महालक्ष्मी मंदिर के बाहर एक पुलिस की 24 घंटे एक वैन खड़ी रहती है कि उसके साथ ही हाजी अली का भी एक दरगाह है और बहुत एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो लोग बहुत जाते हैं। तो पुलिस की एक वैन पोस्ट वहाँ लगी रहती है, तो उसके साथ से जेल की बड़ी वैन जो थी उसको खड़ी करके वहाँ से टैक्सियों में बैठ के, टैक्सी लेके, 2 टैक्सियाँ लेके पुलिस वाले बच्ची पांडे के साथ ऑल द वे दे गो टू अंधेरी, मतलब वहाँ से कम 30 किलोमीटर होगा, वहाँ तक बच्ची पांडे के घर पे जाते हैं, जहाँ वो अपनी माँ को मिलता है, अपनी फैमिली को मिलता है, खाना खाता है, पुलिस वालों को खाना खिलाता है और उसके बाद उनको चकमा दे के घर से भाग जाता है। और पुलिस वाले वहाँ से वापस टैक्सियाँ लेके आते हैं, अपनी वैन लेके वापस आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि हमारा आरोपी भाग गया। लेकिन बहुत बड़ी उनकी अनगहली थी, उनके अगेंस्ट कार्रवाई हुई, कोर्ट में केस चला और वो 8 के 8 लोगों को 1 साल की सज़ा हुई, कोर्ट ने दिया उस केस में। तो इस किस्म के किस्से जो थे वो बच्ची पांडे किया करता था। और जिस दिन इसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी उल्लासनगर वाले केस में, इसकी माँ वहाँ पे कोर्ट में थी और मैंने वो रिपोर्ट भी किया था अपने अखबार में, न्यूज़पेपर में, कि वो बहुत रो रही थी कि मेरे बेटे को उम्र कैद की सज़ा मत दो, मैं इसको सुधारने का मौका दूंगी। इस किस्म का कुछ बयान उसने कोर्ट में खड़ी वकीलों से बात कर रही थी। तो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने काम में इतने खुब जाते हैं कि उनको अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस का भी ख्याल नहीं रहता। तो आज वो सब केसेस में से किसी में पैरोल में, किसी पे बेल पे, किसी की सज़ा भुगत के वो बच्ची पांडे आज अंधेरी वाले उसी घर में, इलाके में अपना कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। और पीछे मुझे पता चला था एक जो हमारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, आजकल वो उनको जेल जाना पड़ गया किसी केस के चक्कर में, तो उनके संरक्षण में, उनकी पैट्रनेज में अंधेरी ईस्ट में प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है वो आदमी, जो एक ज़माने में खुद रियल एस्टेट वाले लोगों से हफ्ता वसूल किया करता था, रंगदारी वसूल किया करता था वो। सो ये ज़िंदगी का सर्कल है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।